हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास जीपीपी 211। और आज हम लेके आए आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। और जैसा कि हमने बताया कि हम हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम इनको ले रहे हैं आपके हर टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हमने पिछली प्रीवियस क्लास में जो कराएं आप जो है उनको तैयार करते रहें। तो आज जो हम लेके आए वो सिलेक्शन से लेके आए, जैसे मास सिलेक्शन, पेडिग्री, बल्क मैथ और प्योर लाइन सिलेक्शन और हेटेरोसिस। ये टॉपिक आज हमने कवर किए हैं आपके इस लेक्चर में। तो प्योर लाइन सिलेक्शन से हमने लिए। तो प्योर लाइन सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि प्योर लाइन क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम क्या होती है। तो वो क्या होती है, प्रोजनी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट। जो सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस हमारी जो प्लांट्स होती है, जो क्रॉप्स होती हैं, तो उनकी प्रोजनी होती है। और हम कैसे इसको प्राप्त करते हैं, उनमें सेल्फिंग करा के उनकी जो है सेल्फिंग कराते हैं, ना कि क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो उनको जब हम जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं और होमोजाइगस, उनमें हम जब सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराने के बाद जो प्रोजनी हमें प्राप्त होती है, जो संतान उसकी प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं। तो पहला जो प्योर लाइन थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी किसने, जॉनसन ने। और जॉनसन ने टर्म दिया था प्योर लाइन कब, 1903 में। तो थ्योरी और टर्म जैनसन द्वारा दिया था, और टर्म जो था प्योर लाइन वो जैनसन ने दिया था 1903 में। जैनसन क्वाइंड द टर्म प्योर लाइन इन 1903 की। जॉनसन ने जो प्योर लाइन टर्म था, शब्द था, वो दिया था 1903 में। और फिर जॉनसन ने दो टर्म दिए थे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये भी किसके द्वारा दिए गए, जॉनसन के द्वारा। जॉनसन ने जीनोटाइप और फिनोटाइप दिया टर्म, और प्योर लाइन टर्म दिया, प्योर लाइन थ्योरी दी। तो ये सबका आंसर क्या होगा, एक जॉनसन। आपको याद रखना है। तो प्योर लाइन थ्योरी, जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म और प्योर लाइन टर्म, ये किसके द्वारा दी गई, जॉनसन द्वारा। और ये प्योर लाइन जो है वो 1903 में उन्होंने दिया था। फिर दो प्रोजनी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, और जो प्रोजनी टेस्ट जो है डेवलप किया था वो विल्मोरिन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। तो आप जो है डिटेल में तो सभी पढ़ ही चुके हैं, जितने भी हमारे सिलेक्शन है इसमें अपने कोर्स में, सिलेबस में, वो सब आप पढ़ ही चुके हैं। तो उसको आप उसमें डिटेल में आप वहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टाइप का आंसर आपको बता रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल चॉइस पिछली क्लास में हमने कराए थे, और ट्रू फॉल्स। तो आज हम फिल इन द ब्लैंक बता रहे हैं आपको। तो प्रोजनी टेस्ट जो था वो किसने डेवलप किया था, विल्मोरिन नामक साइंटिस्ट ने। फिर प्योर लाइन सिलेक्शन इज यूज्ड इन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन किस में यूज किया जाता है, ऑटोगैमस स्पेसीज, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। ऑटोगैमस सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, एलो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ऑटोगैमस स्पेसीज में प्योर लाइन सिलेक्शन यूज किया जाता है। तो प्रोजनी यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग इज कॉल्ड प्योर लाइन। तो ये प्योर लाइन की जो डेफिनेशन ऐसे लिखी हुई हो सकती है, और ऐसे आपके लिए भरने के लिए आ सकता है कि ये यहाँ पे इतना ब्लैंक रहेगा। तो आपको अगर डेफिनेशन आपको पता रहेगी तो आप एकदम भर देंगे कि प्योर लाइन की, कि जो प्रोजनी है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की है, और जो उसको हम सेल्फिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वो क्या होती है, प्योर लाइन होती है। फिर प्रोजनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय असेक्सुअल प्रोपागेशन। प्रोजनी यहाँ पे सिंगल प्लांट, किसी सिंगल प्लांट की प्रोजनी, और हम प्राप्त करते हैं कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन। इन ऑटोगैमस स्पेसीज यानी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज, ए मास सिलेक्टेड वैरायटी इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन। जो ऑटोगैमस स्पेसीज सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसीज होती हैं, और उनमें जो मास सिलेक्शन होता है, मास सिलेक्शन के द्वारा जो वैरायटी निकाली जाती है वो मिक्सचर होती है किसका, बहुत सी प्योर लाइन, जो हमारी जो प्योर लाइन होती है उनके कई लाइनों को मिलाकर जो है वैरायटी तैयार करते हैं, किसके द्वारा, मास सिलेक्शन द्वारा। और किसमें, ऑटोगैमस स्पेसीज में।
बैक क्रॉस मेथड इज मोर इफेक्टिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अलिगोजेनिक ट्रेट्स। तो जो बैक क्रॉस मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है किसी एक जीन को ट्रांसफ़र करने में, जैसे अलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। अलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे पॉली मीन्स बहुत और अलिगोजेनिक माने एक या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो इसको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है हमारा बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस मेथड इज मोर इफेक्टिव फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अलिगोजेनिक कैरेक्टर्स। एंड द टर्म टेस्ट क्रॉस जो टर्म था वो सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने दिया था? ब्रेजेस नामक साइंटिस्ट ने। ब्रेजेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टर्म दिया था टेस्ट क्रॉस। एंड क्रॉसिंग ऑफ F1 टू इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट रिफर्स टू टेस्ट क्रॉस। जब हम किसी पेरेंट में, जैसे ए और बी पेरेंट हैं और हमने क्रॉस किया, F1 आ गया, और जब हम इस F1 का जब हम अपने रिसेसिव पेरेंट से करते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, जैसे कि ये ए और बी दो पेरेंट है हमारे, तो इनका ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है होमोजाइगस। तो इनका क्या है, F1 का क्रॉस हमने इसके साथ करा दिया, तो क्या कहते हैं हम इसको? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और यही प्रक्रिया हम जब उसमें करते हैं बैक क्रॉस मेथड में, तो उसमें क्या है, हम किसी एक पेरेंट से कराते हैं, तो उसकी होती है द क्रॉसिंग ऑफ F1 ऑफ आइदर इट्स पेरेंट, मतलब किसी भी पेरेंट से जब हम उसका क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस करें। लेकिन टॉप क्रॉस में क्या होता है, वो रिसेसिव पेरेंट से ही कराते हैं। द डोनर पेरेंट इज कॉल्ड एज नॉन रिकरेंट पेरेंट। जब हम बैक क्रॉस की बात करते हैं, जब बैक क्रॉस में क्या होता है, जैसे ए और बी पेरेंट हैं, तो इसमें एक डोनर पेरेंट होता है, एक रेसिपिएंट पेरेंट होता है। मतलब डोनर मतलब देने वाला, रिसिपिएंट मतलब ग्रहण करने वाला। तो इसमें इसका जीन ट्रांसफ़र होगा किसमें? रेसिपिएंट पेरेंट होगा, ये ग्रहण करेगा और ये अपना जो है कैरेक्टर इसमें ट्रांसफ़र करेगा, मतलब ये डोनेट करेगा अपना कैरेक्टर। तो ये डोनर जो पेरेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिकरेंट पेरेंट। और जो नॉन रिकरेंट पेरेंट जो होता है वो बैक क्रॉस में सिर्फ एक टाइम ही यूज होता है। द डोनर पेरेंट इज यूज्ड इन बैक क्रॉस मेथड ओनली वंस टाइम, एक बार ही यूज होता है। और द रेसिपिएंट पेरेंट इज आल्सो नोन एज रिकरेंट, भाई इसको हम रिकरेंट पेरेंट कहते हैं जो रेसिपिएंट पेरेंट होता है। या ऐसे कह सकते हैं द रेसिपिएंट पेरेंट इज कॉल्ड रिकरेंट पेरेंट, या डोनर पेरेंट इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट पेरेंट। ऐसे ही द रेसिपिएंट पेरेंट इज रिपीटेडली इन्वॉल्व इन बैक क्रॉस। जो रेसिपिएंट पेरेंट होता है वो बार बार यूज होता है बैक क्रॉस मेथड में, लेकिन जो हमारा डोनर पेरेंट होता है वो केवल एक बार ही यूज होता है। द डोनर पेरेंट यूज्ड ओनली वंस इन बैक क्रॉस। तो डोनर पेरेंट केवल एक ही बार यूज होता है। तो हमारा ये रिक्त स्थान हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स कि द डोनर पेरेंट यूज्ड ओनली वंस इन बैक क्रॉस। And the procedure of developing multi-line was developed by Borlaug and Gibler। Borlaug और गिबलर ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका, प्रोसीजर दिया था किसका, डेवलप ऑफ मल्टी लाइन वेराइटी। तो मल्टी लाइन वेराइटी में क्या होता है, बहुत मतलब 6 से 10 तक, एक वेराइटी में 6 से 10 तक क्या होती है, आइसोजेनिक लाइन होती हैं। और आइसोजेनिक लाइन क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, जैसे इनकी क्या होती है फिनोटाइप, और बाकी सभी कैरेक्टर सेम होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा कि एक जीन बस डिफरेंस होगा या एक कैरेक्टर में डिफरेंस होगा। और ये क्यों डेवलप की जाती हैं मल्टी लाइन, क्योंकि जैसे कोई भी डिजीज होता है उसके कई रेसिस होती हैं, तो उन रेसिस के अगेंस्ट उनमें जैसे एक डिजीज है तो उसकी कई रेसेस होती हैं, तो अलग अलग मल्टी लाइन्स जो होती हैं वो अलग अलग रेसेस के लिए डेवलप की जाती हैं। तो उनको हम इकट्ठा जब करके एक जगह पे इन पे सिलेक्शन करते हैं और होमोजाइगोसिटी लाते हैं उनमें, मतलब फिनोटिपिकली वो क्या होंगी, सेम मैच्योरिटी टाइम, सेम
उनका सभी कैरेक्टर लगभग सेम होंगे, बस एक कैरेक्टर में वो डिफरेंट होगी। तो वो उनको जब हम इकट्ठा करके कोई वैरायटी डेवलप करते हैं तो वो मल्टी लाइन कहलाती है। तो उसमें क्या होती है, आइसोजेनिक लाइंस होती हैं, सेवरल आइसोजेनिक लाइन। तो आइसोजेनिक लाइन हैव वन जीन डिफरेंस, केवल उसमें एक जीन डिफरेंस होता है। तो ऐसे आपका ये फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। पेडिग्री मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोगैमस स्पीसीज, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में। इन पेडिग्री मेथड सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोजनी टेस्ट, और जो पेडिग्री मेथड होता है वो सिलेक्शन हम किसके आधार पे करते हैं, उनके प्रोजनी के टेस्ट पे। पहले हम प्रोजनी जो होती है उनका टेस्ट करते हैं, फिर उसके आधार पे हम पेडिग्री में सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि पेडिग्री क्या होती है, ये रिकॉर्ड होता है उनके एंसेस्टर्स का, उनके पेरेंट्स का, जो उनके पूर्वज होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं पेडिग्री मेथड में। तो फिर उसके बाद हम उनकी प्रोजनी का टेस्ट करते हैं, फिर उसके आगे हम सिलेक्शन करते हैं पेडिग्री में। तो इसमें ये आ सकता है कि पेडिग्री मेथड सिलेक्शन किसके आधार पर होता है, बेस्ड ऑन प्रोजनी टेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मेथड प्रपोज्ड बाय नेल्सन एहले इन 1908। तो जो कॉन्सेप्ट था बल्क मेथड का वो नेल्सन एहले ने दिया था 1908 में। द सिंगल सीड डिसेंट मेथड, तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड जो होता है फर्स्ट सजेस्टेड बाय किसने दिया था, गोल्डन। तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड में क्या होता है, जैसे बल्क मेथड हुआ, तो बल्क मेथड में हमने क्या करते हैं, जितने भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके सभी सीड इकट्ठे करके फिर हम आगे सिलेक्शन करते जाते हैं, बेस्ड ऑन फिनोटिपिकली सिलेक्शन करते रहते हैं। लेकिन जो सिंगल सीड जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, सिंगल सीड मतलब प्रत्येक हिल से हम क्या करेंगे, एक एक सीड लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है और जगह कम, मतलब एरिया की कम आवश्यकता होती है एज कम्पेयर टू बल्क मेथड। तो सिंगल सीड डिसेंट यूज्ड इन ऑटोगैमस स्पीसीज एंड, और ये किसकी फॉर्म है, मॉडिफाइड बल्क मेथड की। बल्क मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती वैसे वैसे एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें सिलेक्शन करने में। इसीलिए ये मॉडिफाइड फॉर्म डेवलप की गई है बल्क मेथड की, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। इसमें हम जैसे एक पेनिकल है तो उससे केवल एक सीड लेंगे, हर पेनिकल से हमने एक सीड लिया और उसको अगली ईयर ग्रो किया, फिर उससे सिलेक्शन किया। वैसे ही एक एक सीड करके इकट्ठा करते हैं और हम उनको सिलेक्शन करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही इसके कंपेयर में मतलब एरिया कम लगता है और लेबर वगैरह इंटेंसिव जो खर्चा होता है वो कम लगता है एज कम्पेयर टू बल्क मेथड। तो ये हमारा सिंगल सीड डिसेंट मेथड की बात हो गई। द मल्टी लाइन वेराइटी इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोजेनिक लाइन। तो ये आइसोजेनिक लाइन का कई लाइनें इसमें रहती हैं, उनका मिक्सचर होता है मल्टी लाइन। और KSML3 क्या है, मल्टी लाइन वैरायटी है वीट की, और ये सबसे पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा डेवलप की गई वैरायटी। मल्टी लाइन वैरायटी जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई। मल्टी लाइन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जेनसन ने मल्टी लाइन सबसे पहले सजेस्ट की थी। उसके बाद बॉरलॉग और गिबलर ने उनका प्रोसीजर दिया था डेवलपमेंट का कि कैसे डेवलप करें। सुपीरियरिटी फिर आती है हमारी हेटेरोसिस की। यहाँ तक हमने देखे सिलेक्शन कौन कौन से थे, हमारे मल्टी लाइन वैरायटी की बात हो गई, और बल्क मेथड, पेडिग्री, प्योर लाइन, तो उससे हमने क्वेश्चन दिए थे। अब ले रहे हैं हम हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। तो हेटेरोसिस क्या होती है, द सुपीरियरिटी ऑफ F1 इन फिटनेस एंड विगर ओवर इट्स पेरेंट, मतलब कि जो F1 प्रोजनी होती है, जैसे दो हमने इनब्रेड लाइंस ली, A और B लाइंस ली, और इनकी जो प्रोजनी है वो आ गई F1। अब हमारे पास इसका भी डेटा है, इसका भी डेटा है कि इसकी मान लो 50 और इसकी 70 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज है। हमने इनका दोनों का मीन लिया, कितना हो गया, 7 5 12 120, मतलब 60 क्विंटल आ गया। और उसके बाद F1 जो होता है, F1 की मान लो यहाँ पे 70 आ गई, तो ये क्या हुआ, सुपीरियर हो गया किससे, अपने दोनों पेरेंट्स से। तो ये क्या, इसी टर्म को, इसी
फिर जब ये F1 सुपीरियर होता है अपने दोनों पेरेंट से तो हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोसिस कहते हैं या हाइब्रिड बिगर भी कहते हैं इसको। तो ये बात हो गई हमारी हेटेरोसिस की। द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ पेरेंट्स इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस एंड द टर्म हेटेरोसिस वाज कॉइन्ड बाय सल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1914 में टर्म दिया था हेटेरोसिस। और जो हेटेरोसिस को हम हेटेरोसिस इज आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड बिगर, हेटेरोसिस को हम हाइब्रिड बिगर भी कहते हैं। एंड द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट इन वेजिटेटिव ग्रोथ इज नोन एज लग्जूरियंस। लग्जूरियंस या स्यूडो हेटेरोसिस कहते हैं इसको। तो जब सुपीरियरिटी होता है F1 क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं जब भी हम कोई भी ब्रीडिंग वर्क करते हैं तो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हेटेरोसिस क्या होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिकल कैरेक्टर सबसे मेन क्या है, या तो क्वालिटी पे हम करेंगे या डिजीज़ पे, या जब वैसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ब्रीडर का वो क्या होता है कि अच्छी उपज हो, बढ़िया यील्ड हो और क्वालिटी हो अच्छी उसमें, या फिर डिजीज असिस्टेंट के लिए। तो कभी कभी क्या होता है जब हम डेवलप करते हैं हाइब्रिड तो उसमें F1 जो होता है तो वो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो नहीं, मतलब बाकी कैरेक्टर्स में सुपीरियर वो नहीं होता है। तो इस तरह की हेटेरोसिस को हम लग्जूरियंस कहते हैं या स्यूडो हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरोसिस ओवर द मीन वैल्यू ऑफ बोथ द पेरेंट इज कॉल्ड मिड पेरेंट हेटेरोसिस। अब ये टाइप आ गए हेटेरोसिस के। जब दो इसके पेरेंट होते हैं दोनों, उनके मीन से अधिक होती है वैल्यू तो उसको हम कहते हैं मिड पेरेंट हेटेरोसिस। और हेटेरोसिस ओवर द बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, जैसे दो पेरेंट हमने यूज किए उनमें जो बेटर पेरेंट होगा उसकी यील्ड, मान लो यील्ड बेस पे ही हम आपको समझा रहे हैं, जैसे उसकी यील्ड ज़्यादा है बेटर पेरेंट, मान लो एक की 60 है एक की 70 है तो 70 वाले से भी अधिक है, मान लो 71 या 72 आ गया क्विंटल पर हेक्टेयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में वो जो हेटेरोसिस होती है उसको हम कहते हैं बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। फिर आती है इकोनॉमिक हेटेरोसिस या यूजफुल हेटेरोसिस या कमर्शियल कल्टीवार हेटेरोसिस। तो उसको क्या कहते, वो क्या होती है, हेटेरोसिस ओवर द बेस्ट कमर्शियल वैरायटी। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम F1 जब डेवलप करते हैं, F1 की जो है कंपैरिजन करते हैं किससे, किसी एरिया की जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है, पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, हाई यील्डर वैरायटी जो होती है, पॉपुलर वैरायटी होती है किसी एरिया की, उससे हम क्या करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं। तो उस तरीके की जब F1 उससे भी सुपीरियर होता है तब हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक हेटेरोसिस या यूजफुल हेटेरोसिस या कमर्शियल कल्टीवार हेटेरोसिस। मेंटेन मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग किसको कहते हैं, जब हम मैटिंग कराते हैं मतलब क्रॉसिंग कराते हैं, जब क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग। और जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जब उनमें इनब्रीडिंग कराते हैं फिर उसमें क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, लॉस ऑफ विगर एंड फिटनेस। उनकी जो विगर होता है और जो फिटनेस होती है वो उसमें लॉस होने लगता है ड्यू टू द इनब्रीडिंग। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। द प्रोजनी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेज इज कॉल्ड डबल क्रॉस। तो जब प्रोजनी जब उत्पन्न होती है कब, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं बिटवीन टू सिंगल क्रॉस, दो सिंगल क्रॉस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसकी प्रोजनी को हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉस। जैसे एक ये इनब्रीड लाइन हो गई, ए और बी एक इनब्रीड लाइन हो गई, और नेक्स्ट सी और डी, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल क्रॉस, एक एक ये सिंगल क्रॉस है। द क्रॉस बिटवीन टू इनब्रीड लाइन इज कॉल्ड सिंगल क्रॉस। मतलब जब हम दो सिंगल इनब्रीड लाइन में जब दो इनब्रीड लाइन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंगल क्रॉस। तो एक ये सिंगल क्रॉस हो गया, एक ये सिंगल क्रॉस हो गया। जब हम इन दोनों में क्रॉस कराते हैं, द क्रॉस बिटवीन टू सिंगल क्रॉसेस इज कॉल्ड डबल क्रॉस।
एक सिंगल क्रॉस ये है, एक ये, जब इनमें हम क्रॉस कराते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डबल क्रॉस। फिर द क्रॉस बिटवीन टू इनब्रिड या प्योर लाइंस इज कॉल्ड सिंगल क्रॉस। जैसे कि हमने बताया कि ए और बी में केवल क्रॉस कराया, एक ये इनब्रिड लाइन है, एक ये इनब्रिड लाइन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉस। और दोनों में हमने करा दिया तो डबल क्रॉस। और ऐसे ही जैसे एक सिंगल क्रॉस लिया हमने ए और बी क्रॉस विद सी लाइंस, सी इनब्रिड लाइंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्री वे क्रॉस, थ्री वे क्रॉस। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्री वे क्रॉस। तो सिंगल क्रॉस हो गया हमारा, थ्री वे क्रॉस हो गया हमारा, और डबल वे क्रॉस। और जब हम मोर देन 4 लाइन यूज़ करते हैं तब हम उसको कहते हैं मल्टीपल क्रॉस। मतलब जब तक हमने 4 लाइन यूज़ की इनब्रिड लाइन, तो इस कंडीशन को हमने बोला कि ये डबल क्रॉस हो गया। लेकिन जब हम 4 लाइन से भी ज़्यादा अधिक यूज करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी और ई क्रॉस ई एफ, जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि एक 4 से अधिक लाइन्स ले ली, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रिड लाइन इज कॉल्ड थ्री वे क्रॉस। ए क्रॉस बिटवीन ए सिंगल क्रॉस एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज कॉल्ड डबल टॉप क्रॉस। और ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रिड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज कॉल्ड टॉप क्रॉस। तो ये टॉप क्रॉस और ये डबल टॉप क्रॉस की बात होगी हमारी। तो जो फार्मूला जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं हेट्रोसिस, तो मिड पेरेंट का है F1 माइनस एम पी अपॉन एम पी इंटू 100, जहाँ पे एम पी शो करता है मीन वैल्यू ऑफ पेरेंट की। और बेटर पेरेंट में क्या है, F1 माइनस बी पी अपॉन बी पी इंटू 100, जहाँ पे बी पी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ बेटर पेरेंट, जो हमारा बेटर पेरेंट होगा उसकी मीन वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, और हम F1 में से उसको माइनस करेंगे और इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे, फिर हमारी हेट्रोसिस परसेंटेज में आ जाएगी। ऐसे ही कॉमर्शियल चेक वैरायटी जो है, या इकोनॉमिक हेट्रोसिस, या कॉमर्शियल कल्टीवार, या यूजफुल हेट्रोसिस को हम 2-3 नामों से जानते हैं। तो F1 माइनस सी सी अपॉन सी सी इंटू 100, तो इसको हम क्या कहते हैं, सी सी यहाँ पे क्या है, इज़ द मीन वैल्यू ऑफ कॉमर्शियल कल्टीवार, या जो हमारी चेक वैरायटी है उसका मीन वैल्यू से हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अपने F1 का, जो हमारी प्रोजनी होती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है, F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि हम जब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में जब हम क्रॉसिंग कराते रहते हैं तो उसमें उनकी फिटनेस और बिगर जो होता है वो इसमें लॉस होने लगता है, तब हम उस कंडीशन को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। उसको मापने का जो फार्मूला है वो F1 माइनस F2 अपॉन F1 इंटू 100। और सिंगल क्रॉस में कितनी, 2 लाइन होती हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। फिर डबल क्रॉस में 4 लाइन यूज होती हैं, और 3 वे क्रॉस में 3, और मल्टीपल क्रॉस में मोर देन 4 लाइन या सेवरल लाइन्स यूज होती हैं। और इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसीज ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऑब्टेन्ड बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग इज कॉल्ड इनब्रिड लाइन। जब क्रॉस पॉलिनेटेड कोई स्पेसीज होती है और उसमें हमें प्राप्त करना है इनब्रिड लाइन, तो उसमें क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं और सेल्फिंग कराते रहते हैं, तो उससे हमें जो लाइन प्राप्त होती है वो होती है इनब्रिड लाइन। एंड द प्रोजनी ऑफ ए क्रॉस, और हाइब्रिड क्या होता है, जब हम कोई 2 डिसिमिलर इंडिविजुअल्स में क्रॉस कराते हैं तो उस प्रोजनी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो आज के चैप्टर हमने लगभग 4-5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन कराएं, 50 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आप लोग इनको पढ़ेंगे और अपना जो भी है नोट्स बनाएंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देंगे, तो हम उसको अगली क्लास में सॉल्व ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।